रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुरिमा घर के काम करके अपनी छोटी बेटी निकिता के कमरे में जाती है, जो कि बड़े आराम से गधे घोड़े बेचकर सो रही होती है। उसे ऐसे सोता देखकर मधुरिमा एक डंडा उठाती है और जोर से उसके रजाई पर मारते हुए कहती है, नालायक, सूरज सर पर चढ़ के तांडव कर रहा है और इसकी नींद है कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। माँ यार, आपने भी सुबह सुबह हार्ट अटैक दे दिया। ऐसे कौन मारता है? मतलब मुझे कुछ हो जाता तो? शुक्र कर कि मैंने अभी सिर्फ बेड पर मारा है। जैसी तेरी हरकतें है ना, तेरे ही बजाना बनता था और तेरी जैसी ढीठ को कुछ नहीं होगा। मधुरिमा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे हॉल में से उसकी सबसे बड़ी बेटी आशा, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी आवाज आती है, जो अपनी माँ को आवाज लगाकर कहती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं आ गई। आशा की आवाज सुनकर निकिता के कमरे के बाथरूम से निकली मधुरिमा की चौथी बेटी नेहा कहती है, दीदी आई है माँ। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? दीदी ने आना था आज। मुझे भी कहाँ पता था, उसने आना था। अब चलो नीचे उसके पास, और महारानी तू मुँह धोकर आइयो नीचे। मधुरिमा और नेहा नीचे आकर आशा के गले लगते हैं। इतने में निकिता भी मुंह धोकर भागते हुए आती है और आशा के गले लगने ही जाती है, जिस पर आशा कहती है, अरे 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 छोटी, आराम से, इतनी तेजी से मेरी तरफ मत आ। अगर मैं गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच में बेटी, ये तो तूने आते ही खुशखबरी दे दी। तू खड़ी क्यों है? आकर बैठना। आशा के बैठते ही घर के दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ से मधुरिमा के दूसरे और तीसरे नंबर की बेटी निशी और आशिका आते हैं, जो अपनी माँ और बाकी तीनों बहनों को साथ देखकर कहते हैं, वाओ, आज तो कमाल हो गया। हम घर आए तो आशा दीदी भी यही है और नेहा भी। आशा दीदी का तो चलो पता है, वो यही पास में रहती है, लेकिन नेहा तू तो दूसरे शहर रहती है अपने ससुराल वालों के साथ। तू कैसे आई? दीदी, वो अमित जी को काम से बाहर जाना था और सासू माँ भी कुछ दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ चली गई, तो उन्होंने बोला कि मैं मायके घुमाऊं, इसीलिए मैं एक हफ्ते के लिए यही हूँ। ये छोड़ो, आप खुशखबरी सुनो, आशा दीदी प्रेग्नेंट है। क्या? आशा दीदी भी से तेरा क्या मतलब है आशिका? माँ, मैं और निशी दीदी भी माँ बनने वाले हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आ गए अपनी सास से ये कहकर कि पहला बच्चा मायके में होता है, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मेरी तीन बहनें माँ बनने वाली है। नेहा दीदी, आप भी प्रेग्नेंट हो जाओ ना, कितना मजा आएगा। चारों के बच्चे एक साथ होंगे। तेरे से बकवास करवा लो। अरे जब किसी चीज का पता नहीं है तो मुंह मत खोला कर। निकिता आगे कुछ बोलते इससे पहले ही नेहा की तबीयत खराब होने लगती है। वो भागकर उल्टी करने बाथरूम में जाती है। ये देखकर मधुरिमा डॉक्टर को बुलाती है, जो उनको नेहा के 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी की खबर देती है, जिस पर मधुरिमा कहती है, लो जी निकिता, तेरे मुंह में घी शक्कर। तूने अभी कहा था इसको भी, और ले एक और खुशखबरी आ गई। मेरी चारों बेटियां माँ बनने वाली हैं। कुछ देर पहले इनको मेरी बातें बकवास लग रही थी, और अब देखो माँ कितनी जल्दी बदलती हैं। लेकिन अब मुझे दुख है कि आप सभी प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे भी माँ बनना है। एक खींच के लगाऊंगी अभी। बेटी तो ढंग से बन जा, माँ बनेगी ये। निकिता की बात पर सभी हंसते हैं और ऐसे ही मधुरिमा के घर में उसकी 4 बेटियों के माँ बनने की बात से खुशियाँ फैल जाती है। लेकिन अब अपनी माँ को अपनी चारों बहनों का इतना ख्याल रखता देखकर एक शाम निकिता कहती है, माँ ये क्या है? आप इन चारों को ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे ये कहीं की महारानी हो, और मुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है। हाँ, तो हम चारों माँ बनने वाली हैं। और पता है, एक बच्चे को पेट में रखना आसान बात नहीं है। मुझे तो अब समझ आ रहा है कि माँ ने कितना दर्द सहा होगा हमारे टाइम में। सही कहा निशी तूने, लेकिन ये निकिता के दिमाग में अभी नहीं आएगा। जब इसका नंबर आएगा ना, तब हम पूछेंगे कि क्यों सेवा करवा रही है अपनी। ऐसा है तो फिर मुझे भी माँ बनना है। रुको आप सब, मैं अभी आती हूँ। ये अब क्या कांड करने गई है? निकिता अपने कमरे में जाती है और अपने पेट पर तकिया लगाकर नकली पेट लेकर नीचे आती है और अपनी माँ और बहनों के सामने कहती है, लो मैं भी हो गई प्रेग्नेंट।
अब मैं भी ऐसे ही रहूंगी। हम 5 प्रेग्नेंट बहनें कितनी अच्छी लग रही है ना माँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का। इसके जैसी पागल लड़की मैंने नहीं देखी। अरे लोग देखेंगे तो सच में तुझे प्रेग्नेंट समझ लेंगे। अरे माँ रहने दो, आखिर इसे भी तो पता चले कि इतना बड़ा पेट लेकर घूमना कोई मजाक नहीं है। निकिता भी अपनी 4 प्रेग्नेंट बहनों का साथ देने के लिए प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन झूठी प्रेग्नेंट। अब वो भी ऐसे ही बहनों के संग बड़ा हुआ पेट लेकर घूमती थी। चारों बहनों, माफ करना, 5 बहनों की प्रेगनेंसी को लगभग 9 महीने होने वाले थे। 5वीं बहन निकिता अपनी प्रेग्नेंट होने का खूब फायदा उठाती थी। यहाँ तक कि काम करने के टाइम जब मधुरिमा उसे बुलाती तो निकिता उससे कहती, माँ आपको शर्म नहीं आती अपनी प्रेग्नेंट बेटी से काम करवाते हुए? अरे कुछ तो शर्म करो, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे क्या करूँ मैं तेरा, मार भी तो नहीं सकती, मेरी ही औलाद है। कसम से इतना तो तेरी चारों बहनों ने परेशान नहीं किया जो सच में प्रेग्नेंट है, जितना तुझ जैसी झूठी प्रेग्नेंट ने किया हुआ है। मैं तो कहती हूँ माँ, आप ना निकिता की भी शादी करा दो ताकि ये भी सच में प्रेग्नेंट होने का सुख ले सके। तीनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे से आशा और निशी के पति विक्रम और अनुराग आते हैं, जो अपनी सास के पैर छूकर कहते हैं, कैसी हो माँ? और ये क्या है? ये निकिता इतनी मोटी कैसे हो गई? हाँ साली साहिबा, बहनों के आने के बाद क्या कुछ ज्यादा ही खाना शुरू कर दिया क्या आपने? अरे जीजा जी, आप दोनों शायद पहचान नहीं पाए ढंग से। ये मोटापा नहीं बल्कि मेरा बढ़ा हुआ पेट है, जो प्रेगनेंसी की वजह से फूला है। क्या प्रेगनेंसी? दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं ये सब सुनकर। तभी बाकी की तीनों बहनें नेहा, निशी और आशा वहाँ आते हैं और निकिता के इस मजाक से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, निकिता आते ही अपने जीजू को पागल बनाना शुरू कर दिया तूने। अरे विक्रम जी आप आ जाइए, पहले बैठिए आराम से, ये एक बड़ा किस्सा है, आराम से बताएंगे। चारों बहनें मिलकर अपनी 5वीं बहन के माँ बनने का सच अनुराग और विक्रम को बताती है, जिसको सुनने के बाद दोनों हंसते हुए कहते हैं, क्या निकिता, एक पल तो मैं सोच बैठा कि तुमने क्या कर लिया। वैसे बहन हो तो निकिता जैसी, अपनी बहनों का दर्द समझने के लिए बेचारी खुद प्रेग्नेंट हो गई। कोई दुख समझने के लिए नहीं हुई दामाद जी ये प्रेग्नेंट। इस महारानी को कामों से जो बचना था, सच में मेरी बेटी ना होती ना तो इसे मैं कूट कूट के पीस देना था। हाँ, मेरा और मेरे बच्चे का तो कोई है ही नहीं इस घर में। मेरी चारों बहनें अपने होने वाले भांजा या भांजी से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अलेले मेरी छोटी बहन, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को सबसे पहले मैं ही गोद में लूंगी। आशिका की इस बात पर सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद इत्तेफाक से चारों बहनों को 1 से 2 दिन के अंदर ही लेबर पेन स्टार्ट होता है, जिसके बाद उन चारों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां एक ही दिन चारों अलग अलग टाइम पर अपने अपने बच्चों को जन्म देती है। आशा और नेहा के लड़का होता है, तो वहीं निशी और आशिका की लड़की। इतने में ही सबके सामने निकिता अपनी गोद में एक गुड्डे और गुड़िया को लेकर आती है। चारों बहनें अपने अपने बच्चों को लेकर बैठी होती हैं। तभी निकिता कहती है, देखो आप चारों में से 2 को लड़की हुई है और 2 को लड़के, इसलिए मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का एक लड़की। अब सारे भाई बहन एक बराबर हो गए। निकिता की बच्ची, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक, तुझे और तेरे बच्चों को तो मैं बताती हूँ। अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर निकिता अपने 2 नवजात बच्चों को हवा में उछालकर भाग जाती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद लोगों की हंसी नहीं रुकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 5 प्रेग्नेंट बहनों की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बैंड बाजे के साथ अखिल अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके घर जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर वो छवि को कॉल करता है, पर छवि का कॉल नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद अखिल अपने बैंड बाजे के साथ अपने बैंड बाजे की दुकान पर वापस आ जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर जाकर अपनी आंखों के आंसू साफ करके अपनी दुकान के बोर्ड को देखने लगता है। तभी उसका एक दोस्त रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, क्या हुआ मेरा भाई, क्या देख रहा है? देख रहा हूँ यार, अपनी बैंड बाजे की दुकान को, जो मैंने छवि के साथ उसके नाम पे खोली थी। सही बोला था उसने जब मैं उस पर लाइन मारा करता था। अपनी आंखों में आंसू लिए
अखिल अपने दोस्त को अपने और छवि के बारे में बताने लगता है, जहाँ पहली बार अखिल छवि को बैंड बाजे के बिजनेस के बारे में बताता है। साथ ही छवि उससे बोलती है, देख वो सब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस का ना फर्स्ट रूल है कि पार्टनर के साथ प्यार नहीं करना, इसीलिए तू मेरे पे लाइन मारनी बंद कर। भगवान कसम, हम हमेशा पार्टनर बनकर ही रहेंगे। वैसे तुम्हारे पास इतना पैसा है, दिमाग है, तो अकेले अपना काम शुरू कर लेते ना, मेरी क्या जरूरत थी। वो तो है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत इसलिए है क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है और तुम्हारी मस्त। और तो और इससे तुम भी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगी ना। वैसे भी एक अच्छे काम के लिए अच्छे इंसान का साथ भी तो जरूरी होता है। अखिल का प्लान सुनकर छवि उसका साथ देने के लिए हाँ कर देती है। दोनों अपने काम में जी जान से लग जाते हैं। आखिर अखिल छवि के नाम से अपना खुद का बैंड बाजे का बिजनेस शुरू कर देता है और दुकान पर छवि अपना नाम देखकर उससे बोलती है, मैंने बोला था ना, बिजनेस का पहला रूल है पार्टनर से प्यार नहीं करना। गलत फहमी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। वो तो बस ये थोड़ा नाम मेरे दिल के पास है। सच में? नहीं, मजाक में। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास शादी के लिए बैंड बाजे का पहला ऑर्डर आता है। वो दोनों कम पैसों में उस ऑर्डर को बुक कर लेते हैं, जिसके बाद उनके पास काफी सारे ऑर्डर्स धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अखिल एक दुकान से 3 से 4 दुकानें खोल लेता है। ऐसे में छवि भी अखिल से प्यार करने लगती है और एक दिन वो उससे बोलती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पार्टनर बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी 2 बैंड बाजे की शॉप तुम्हारे नाम कर दूं, ताकि तुम भी श्योर हो जाओ कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे बुद्धू, तुम हमेशा बुद्धू ही रहोगे। मैं बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर बनने की बात कर रही हूँ। छवि की बातें सुनकर अखिल हैरान हो जाता है और खुशी में उसे गले लगा लेता है। अखिल छवि के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। अब छवि उससे जो भी बोलती अखिल वही किया करता। देखते ही देखते अखिल अपनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ बस सिर्फ और सिर्फ एक दुकान छोड़कर सब कुछ छवि के नाम कर देता है और दोनों बहुत ही जल्द शादी करने का फैसला लेते हैं। बस ये थी मेरी कहानी। मुझे खुद नहीं पता कि छवि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो कह देती ना। मैं कौन सा उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था। जो हुआ सो हुआ, अब भूल जा तू उसको। और हाँ, एक बार फिर से अकेले अपने बिजनेस की शुरुआत कर, क्योंकि मेरे भाई टैलेंट तेरे अंदर है। अखिल पूरी कोशिश करता है कि वो छवि के धोखे को भूलकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। छवि की यादें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती, जिस वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे रोड पर आने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे ही उसके पास बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा ऑर्डर आता है, पर अखिल के पास इतने भी ना तो लोग और ना ही बैंड बाजे का सामान होता है कि वो उस ऑर्डर को बुक कर सके, जिस वजह से वो उस ऑर्डर को लेने के लिए मना कर देता है। पर जस्सी नाम की औरत अपने सर पर चश्मा लगाकर उससे बोलती है, भाई कर ले ऑर्डर बुक, तेरे पास भी 2 पैसे आ जाएंगे और मेरा काम भी रास्ते में निपट जाएगा सीटी बजा के। रास्ते में? हाँ, रास्ता। जो काम कम पैसों में हो जाता है उसी को तो बोलते हैं ना रास्ते में निपट जाना सीटी बजा के। उसको रास्ते नहीं, सस्ते बोलते हैं। ओहो, ऐसा क्या? सीटी बजा के? छोड़ो जी, वो क्या है ना, मेरी हिंदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बस इसीलिए सामने वाला भी शर्मा जाता है। स्ट्रॉन्ग नहीं, कमजोर। और लोग शर्माते नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बात को मत पकड़ो, ऑर्डर को पकड़ो, नहीं तो चला जाएगा हाथ से। ना चाहते हुए भी अखिल को उसका ऑर्डर बुक करना पड़ता है और कुछ ही दिनों के बाद वो बैंड बाजा लेकर उसके बेटे की बारात में जाता है, जहां वो छवि को उसकी दुल्हन के रूप में देखकर हैरान हो जाता है। वहीं छवि भी अखिल को देखकर अपने पुराने कुछ लम्हों को याद करती है और शादी से उठकर अखिल के गले लगकर उससे रोते हुए बोलती है, अखिल मुझे माफ कर दो,
मेरी चाची के कहने पर मैंने तुम्हें धोखा दिया और भागकर चली आई और आज मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। तो अपनी चाची के कहने पर शादी भी कर लो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें फिर भी एक बार माफ कर दूंगा, पर मेरा भरोसा उसको कैसे जीतोगी? अखिल, तुम जैसा कहोगे ना वैसा करूंगी। हम एक बार फिर से अपना बैंड बाजे वाला बिजनेस शुरू करेंगे। बस मुझे इस पागल से बचा लो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे तुम खुद बाहर निकलो। ऐसे मत बोलो, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हें छोड़ कर आ गई। मुझे लगा था तुम अमीर बनोगे, हम मजे की जिंदगी जिएंगे, और आज जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे समझ आया कि मजे की जिंदगी हम तब जी सकते हैं जब हमारी जिंदगी में प्यार हो। अखिल उससे कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर छवि उसको रोककर सबके सामने उससे अपनी गलती की माफी मांगती है कि तभी जस्सी वहाँ आकर उससे बोलती है, बहुत देख लिया तेरा नाटक, सीटी बजा के, अब चल और मेरे बेटे से शादी कर। जस्सी अखिल की आंखों के सामने छवि को थप्पड़ मारकर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन अखिल जस्सी को छवि से दूर करके उससे बोलता है, छवि मेरी है और कोई भी मेरे सामने उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। और तुम खुद को समझती क्या हो? जब दिल किया चली गई, जब दिल किया आ गई। पता है, जैसे आज मैं बैंड बाजा लेकर आया हूँ ना, वैसे ही उस दिन भी आया था, पर तुमने क्या किया मेरे साथ? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना कि मुझे कैसा लगा होगा। छवि चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और दोनों कानों को पकड़कर एक बार फिर उससे माफी मांगती है। अखिल भी उसको माफ करके उसी मंडप में उससे शादी कर लेता है और अपने बैंड बाजे के साथ छवि को ले जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद दोनों एक बार फिर से बैंड बाजे का बिजनेस एक नए तरीके से शुरू करते हैं और ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन 13 का विनर बनकर अपने हाथों में अवार्ड लिए अपने घर आता है, जहां उसकी माँ रितिका और बड़ी बहन आरजू उसकी इस जीत की खुशी में उसका वेलकम करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सिद्धार्थ अपनी फ्रेंड आरती से फोन पर बात कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड शहनाज जल जाती है और उसके पास जाके उसका फोन लेकर आरती का कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो कहती है, क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं तुम दोनों की। अरे तुम खामखा नाराज हो रही हो, मैं बस कुछ काम की बात कर रहा था। तो ये काम की बातें मेरे सामने भी तो हो सकती है। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी रितिका वहाँ आ जाती है और उनसे बोलती है, क्या हो गया, क्यों इस उम्र में छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? माँ, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, ये शहनाज की बच्ची है ना, जो बिना बात के ही मुझसे लड़ रही है। मैं नहीं मानती कि शहनाज तुझसे लड़ रही होगी, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। शहनाज बेटा, तू ही बता क्या बात थी? माँ देखो ना, मेरे सामने ही किसी और लड़की से बात करे जा रहा है, तो मुझे जलन तो होगी ना। अब इसे नहीं होती तो मैं क्या करूं? शहनाज के बोलने पर रितिका सिद्धार्थ से माफी मांगने के लिए बोलती है। सिद्धार्थ अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वो शहनाज से माफी मांगता है और ऐसी गलती दोबारा ना करने का वादा करता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद में घर में एक गेट टुगेदर होता है, जिसमें काफी मेहमान आते हैं, जिसमें से एक सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए शहनाज एक प्यारा सा गाउन पहन के सबके सामने आती है और सिद्धार्थ को हक करती है, जिसके बाद वो उसके चिक पर किस करके उसे बोलती है, सिंड्रेला सिंड्रेला ही होती है। शहनाज के मुंह से ये सुनते ही उसकी एक फ्रेंड हंसते हुए उसे कहती है, हाँ तू सिंड्रेला है, सिंड्रेला ही रहेगी। तेरा मतलब क्या है? क्योंकि वो सिंड्रेला होती है, पर तू तो सिंड्रेला है ना। ये अभी बच्ची है, पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई, तभी तो उस दिन अपना पेट बाहर निकाल कर चल रही थी। तो क्या हुआ, अगर मेरा पेट नहीं दिखेगा, मैं मोटी ही ना हूँ, तो मेरा पंजाब कहाँ से दिखेगा? हाँ तो आज क्यों नहीं दिखा रही? आज भी दिखाओ ना अपना पेट, दिखाओ अपना पंजाब। सबके सामने अपना मजाक बनता देखकर शहनाज सिद्धार्थ से नाराज हो जाती है और वहाँ से छत पर चली जाती है। शहनाज को गुस्से में ऊपर जाता देखकर आरजू सिद्धार्थ से बोलती है, सिद्धार्थ तूने शहनाज को कुछ बोला है क्या? नहीं तो दीदी, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैंने अभी शहनाज को गुस्से में ऊपर जाते हुए देखा है।
अगर कुछ बात हुई है तो मना लो, वरना तुझे पता है उसका गुस्सा। सिद्धार्थ ऊपर जाकर शहनाज को मनाता है, पर शहनाज नहीं मानती। उसको मनाते मनाते सिद्धार्थ खुद उससे नाराज हो जाता है। शहनाज गुस्से में अपना सामान लेकर अपने घर चली जाती है और वो भी सिद्धार्थ से बातें बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे आता है और रितिका अपने बर्थडे पर शहनाज को अपने घर इनवाइट करती है। शहनाज भी सारी पुरानी बातें भूलकर सिद्धार्थ के घर आती है, जहां शहनाज आरजू और सिद्धार्थ के साथ रितिका का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कुछ देर बाद में शहनाज सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करती है, पर सिद्धार्थ अपनी नाराजगी और ईगो के चलते शहनाज को इग्नोर करता है, जिस पर शहनाज उससे बोलती है, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ उसको इग्नोर करके अपनी माँ के पास जाता है और अपना खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। ये सब देखकर शहनाज रितिका से बोलती है, माँ, इसको बोल दो कि एक बार मेरी बात सुन ले, नहीं तो मैं बहुत कलेश करूँगी। बेटा एक बार सुन तो ले, आखिर वो कह क्या रही है। क्या सुन लूं? ये सुनती है किसी की? अच्छा, मैं नहीं सुनती किसी की, और तुम खुद क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? मर जाऊं? मेरी फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। तो हड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। यार क्या करूं इसका? अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है, सुन रहा हूँ। अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं। बोल, अब क्या बोलना है? अब तो वो सुन रहा है। अब ये मुझे मनाएगा ना, तभी बात करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ अपना सारा काम छोड़कर उसको मनाने में लग जाता है और शहनाज भाव खाकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ उसके पीछे जाकर उसे बोलता है, यार मैं उस दिन तुम्हारा मजाक थोड़ी ना बना रहा था, जो तुम मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो गई। हाँ, हो गई थी गलतफहमी, तो तुम मुझे सही तरीके से समझा भी तो सकते थे, पर नहीं, तुम्हारा तो खुद का ईगो इतना बड़ा है, मुझे मनाने की जगह खुद नाराज होके बैठ गए। क्या समझता? तुम खुद ही अपना सामान लेकर घर से निकल गई। मैं तो आया था तुम्हारे पीछे, उस दिन भी और आज भी, पर तुम हो कि अपना बचपना छोड़ना नहीं चाहती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिद्धार्थ की बहन वहाँ आती है और शहनाज से बोलती है, अब तो सिद्धार्थ ने मना लिया, तो अब बात करोगी ना उससे? पहले मैं 20 मिनट वेट करूंगी, फिर मानूंगी। अच्छा ठीक है, जो करना है करो। उस दिन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन शहनाज की आंखें जल्दी खुल जाती है और वो किचन में जाकर सबके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करती है। सबसे पहले रितिका के रूम में जाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन रितिका नहीं उठती, जिसके बाद वो आरजू के रूम में जाकर उसका ब्लैंकेट खींचती है और उसको उठाती है, जिसके बाद आरजू उसे बोलती है, शहनाज छोड़ो ना, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, 5 मिनट और सोने दो। ठीक है, तुम 5 मिनट में उठो, मैं जब तक सिद्धार्थ को उठा कर आती हूँ। शहनाज सिद्धार्थ के रूम में जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, उठ जा काले कावा, उठ जा, सुबह हो चुकी है। पर सिद्धार्थ नहीं उठता। शहनाज एक बार फिर से रितिका और आरजू के रूम में जाकर उन दोनों को उठाती है, पर वो दोनों भी नहीं उठते, जिसके बाद वो सिद्धार्थ के बेड के पास बैठकर जमीन से चप्पल को पटकते हुए सिद्धार्थ को जोर जोर से बोलती है, उठ जाओ ना, अरे यार कोई तो उठ जाओ, तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। अरे सिद्धार्थ तुम ही उठ जाओ, आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। हाँ उठ गया बस, जब तक तुम ब्रेकफास्ट लगाओ। शहनाज जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाती है। सभी उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, पर सिद्धार्थ अब तक बाहर नहीं आता और शहनाज उसके रूम में जाकर उसका ब्लैंकेट हटाते हुए उसे बोलती है, तुम अब तक नहीं उठे, आज रात हमें पार्टी में भी जाना था, लेकिन तुम्हारा तो आलस ही नहीं खत्म हो रहा। मैं नहीं सो रहा यार, और वैसे भी हमें पार्टी में रात को जाना है, अभी नहीं। हाँ तो तुम जल्दी उठोगे, अपना सारा काम टाइम पर खत्म करोगे, तभी तो शाम को हम पार्टी में जा पाएंगे। वैसे भी कितने दिनों बाद जा रहे हैं हम एक साथ। अच्छा ठीक है बाबा, उठ रहा हूँ, अब खुश। इतना बोलकर सिद्धार्थ फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। रात को दोनों तैयार होकर पार्टी में जाते हैं।
जहां कुछ रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टर्स उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं, जिस पर शहनाज मुस्कुराते हुए कहती है, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़कर चले जाते हैं, ये नहीं चलता, पर मेरा और सिद्धार्थ का जो रिश्ता है ना वो कभी नहीं टूटेगा। दोनों रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देकर पार्टी को अटेंड करते हैं और कुछ देर बाद में घर चले जाते हैं। अगले दिन शहनाज किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाती है और अचानक उसे एक न्यूज मिलती है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक आने की वजह से 40 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग सिधार गए। ये न्यूज सुनते ही शहनाज टूट जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मौत कभी भी किसी भी पल किसी को भी आ सकती है, उन्हें भी जिनके साथ आप कुछ ही पल पहले मिले हो और जो आपके सामने अच्छा भला खड़ा हो। तो आप जिनके साथ जितने भी पल के लिए हैं उन्हें अच्छे से खुश होकर बिताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।